समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को कपड़ा सही से मिल पाता था और ना ही खाने के लिए भोजन। मोहन के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करने जाया करता था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह किस्मत को ही सब कुछ मान के बैठा रहता था। उसे लगता था कि जितना उसकी किस्मत में होगा वह उसे घर बैठे ही मिल जाएगा। एक दिन गांव का एक समझदार आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, आखिर तुम इतनी मुश्किल भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो बेटा। काका, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। यही गलती तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। उन्होंने भी खुद को पूरी तरह से किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था, इसलिए वह कोई काम नहीं करते थे। सारा दिन घर पर ही पड़े रहते था। ऐसे ही तुम्हारे पिता ने किया। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और 2-4 दिन का भूखा हो जाता, तभी कहीं जाकर वह मजदूरी करने निकलता। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पूर्वजों की इन्हीं गलतियों की वजह से है। काका, आखिर मैं क्या करूं? देखो मोहन, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर है, मगर तुम्हारे पास न जमीन है न ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था बेटा। जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे मोहन। काका, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता। मिलता है तो भी 2-4 दिन का ही मिलता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। अरे, जब काम ही करना है तो कहीं भी कर सकते हो। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर मोहन में जोश भर आया। वह जल्दी से काका से बोला, काका, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा। विवाह करने के लालच में मोहन दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सके। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है। अब मुझे काका से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर मोहन काका के पास गया और उससे कहने लगा, काका, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूं। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं कोई अच्छी सी लड़की हो तो। लेकिन एक और बात बेटा, देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते। थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांभली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है, भले ही उसे छोटे मोटे काम ठीक से करने ना आते हो। ठीक वैसे ही लड़के के बारे में भी लोग झूठ मूठ की बातें जोड़ देते हैं। चाहे लड़के के पास जमीन जायदाद ना हो, घर में खाने को अनाज ना हो, लेकिन जब विवाह करना हो तो कहेंगे कि लड़के के पास बहुत जमीन है, वो गांव का सबसे इज्जतदार आदमी है, और कहेंगे कि आपकी बेटी इसका साथ जाएगी तो मानो दूध की नदियों में नहाएगी। शादी ब्याह में लोग इस तरह का झूठ मूठ बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आऊंगा तो मैं भी झूठ बोलूंगा। तुम बस चुपचाप सुनते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना गुमारे ही रह जाओगे। काका मोहन को अच्छी तरह समझा देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर किशन के घर आता है। देखो मनोहर जी, ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर और मेहनती लड़का है। इसके पास पूरी 150 बीघा बटाईदारी जमीन है और उसमें बहुत अच्छी फसल भी होती है।
घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को काका लेकर आया था उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो एक 150 बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे ये लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। मैंने एक बार जबान दे दी तो बस दे दी है, फिर मैं मुकरता नहीं हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का करके आया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला ही है, ना कोई भाई है ना बहन। हमारी बेटी राज करेगी और उसके पास अपनी बट्टाईधारी की 150 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? बटाईधारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईधारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। वो जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ, हम तब भी लड़का ठीक ही है। अरे आप पगला गए हो क्या? कहाँ ठीक? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी, समझे आप? लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ, अब कैसे मुकर सकता हूँ? अगर सच में उसके पास जमीन है तो उससे जमीन के कागज मांगो। देखना वो कैसे दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह मनोहर मोहन के घर पहुंच जाता है। मनोहर को अपने घर दे मोहन जल्दी से काका को बुला लाता है। तभी काका बोले, बात जम गई, अब जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए भाई। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, वादा करके मुकरता नहीं, लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 150 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही काका के चेहरे पर पसीना छलक आया। वो बुरी तरह से घबरा गया और बोला, अब शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईधारी के खेत है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वो जमीन खरीद लेगा। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि ये जमीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहाँ नहीं करना है। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर मनोहर वहां से चला गया। मोहन काका की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा। झूठ बोलने से विवाह की बात बिगड़ जाने की वजह से किशन का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता था। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। मजबूरी में वो फिर से अपने गांव से निकलकर आसपास के गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन वहां भी मन लगाकर काम नहीं करने के कारण निकाल दिया गया उसी गांव में। एक जमींदार अपनी पत्नी उर्मिला और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भोली और अच्छे स्वभाव की महिला थी, बल्कि जमींदार किसी की भी बातों में आजा था। जमींदार के पड़ोस में ही एक महिला रहती थी, शांति, जो काफी लालची थी उसके मन में।
उर्मिला के प्रति काफी ईर्ष्या थी और वह जमींदार की सारी धन संपत्ति हड़पना चाहती थी। ये उर्मिला अपने आप को समझती क्या है? जमींदार से शादी क्या हो गई? यह तो उड़ने लगी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब देखती हूँ यह कितने दिन जमींदार के साथ रह पाती है। एक दिन जमींदार किसी काम से दूसरे काम की ओर जा रहे थे, तभी उसे वह महिला रोक लेती है और उर्मिला को लेकर भड़काने लगती है। आपको पता है आपने उर्मिला से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। वह उर्मिला बहुत की नीच औरत है। वह आपकी शादी से पहले दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और अभी वो आपके पैसों की वजह से आपसे शादी की है। आपके बाहर जाने के बाद वह बहुत फिजूल खर्चे करती है। मेरी मानो तो आप उसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो तो क्या हुआ? पर अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? हमारी एक बेटी भी है। मेरे पास एक योजना है जिससे ना तो आपकी बेटी रहेगी और ना आपकी पत्नी। जमींदार उस शांति के बहकावे में आ जाता है। वह उर्मिला के लिए जमींदार के मन में नफरत पैदा कर देती है और शांति की योजना को बड़ी ध्यान से सुनने लगता है। जब हम बातें कर ही रहे थे तभी उर्मिला भी वहीं आ जाती है और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती हैं। उनकी बातें सुनकर उर्मिला काफी घबरा जाती है क्योंकि शांति उसे और उसकी बेटी को जलाने की साजिश कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो अपनी बेटी को लेकर उसी समय घर से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ किशन के हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई। वह एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, अब यहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा, न काम न इज्जत। बस घर के नाम पर ये टूटी फूटी झोपड़ी है। यहां इस तरह रहने से अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद किशन दूसरे दिन अपने घर से शहर के लिए निकल गया, लेकिन उसे शहर का रास्ता पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि शहर कहाँ है, वहां उसे काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो बुरी तरह घबराने लगा और चलती चलती जंगल को पार करने लगा। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना जाने और कितना बड़ा है यह जंगल। मोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो पैदल जा रही थी। उसे देख मोहन के जान में जान आई। किशन, जरूर यह औरत इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस औरत के घट ठहर सकता हूं। भले ही ये मुझे खाने के लिए कुछ ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। चुपचाप उस औरत के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद किशन ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। औरत ने लकड़ियों को झोपड़ी में रखा और खुद घर के अंदर चली गई। किशन जल्दी से उस औरत के पास गया। किशन को देखकर वह हैरान रह गई। वो किशन से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी किसी को इस जंगल में आते नहीं देखा। जी, मेरा नाम मोहन है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मुझे गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूं। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई। आपको इधर पैदल आते देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहां ठहरा सकती हूँ? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रोक सकती और ना ही मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। इस जंगल में मैं और कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। अगर आप कहो तो मैं लकड़ियों की झोपड़ी में रह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें लकड़ियों की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं।
तेरा क्या भरोसा, तू मेरी लकड़ियों को चुरा कर भाग जाए तो। इसलिए मैं तुझे लकड़ियों की झोपड़ी में नहीं रख सकती। समझ कहो, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूं। अगर आप मुझे यहां नहीं रहने दोगी तो मैं कहां जाऊंगा? जंगल में जंगली जानवर हैं, मुझे जानवर खा जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और आदमी को मार कर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा, मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उस औरत की बात सुनकर मोहन समझ गया कि यह औरत बहुत बेरहम है। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई। मैं अगर यह मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर। इस जंगल में अब इसके सिवा कहीं दूसरा आसरा नहीं है। मोहन यह सोच ही रहा था कि वह औरत उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। उस औरत की यह बात सुनकर किशन समझ गया कि वह उसे क्यों नहीं रुकने दे रही है। वह अपनी बेटी के पास गई और बोली, नंदिनी बेटा, एक आदमी हमारे घर में ठहरना चाहता है, तू एक बार उसे देख ले, तुझे किस टाइप का लगता है। तुझे अगर उससे कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? वह इस जंगल में रात भर कहाँ जाएगा? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो, बेचारा बहुत परेशान होगा। बेवकूफों जैसे बातें मत कर तू, उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूंगी? मुझे क्या उससे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। यह लड़का बहुत भोला और ईमानदार लगता है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। क्या पता इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। नंदिनी ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो वह नंदिनी को अच्छा लड़का लगा। नंदिनी विवाह करना चाहती थी। वह तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ, मुझे वो पसंद है, मैं उससे विवाह करने को तैयार हुआ। अपनी बेटी की बात सुनकर उर्मिला बाहर आई और किशन से बोली, बेटा, तू मेरे घर में रह सकता है, अंदर आ जा। उर्मिला ने किशन को घर के अंदर बुला लिया। किशन ने सोचा बड़ी मुश्किल से वह उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। किशन सिर झुकाए घर में बैठा रहा। किशन जंगल में पैदल चलते चलते काफी थक गया था। थकान से वह बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह वह खुद से नहीं झांक पाया। उर्मिला की बेटी नंदिनी ने आकर उसे जगाया तो वो हड़बड़ाकर उठा और बोला, अरे अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, मुझे बहुत दूर जाना है। अच्छा, अब निकलता हूँ। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई जानते भी हो, मैंने रात में एक सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है, और भला सपने में कैसे शादी हो सकती है? आप पागल हैं क्या? मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। ये नहीं मानता, तुम पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है, शहर भी पहुंचना है। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं रुक जाता हूँ, मगर जब तुम्हारी माँ आएगी तो ये सब सुनकर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो तो कब से यही चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपसे वो आएगी तो आपको देख के बहुत खुश होगी। उर्मिला जब शाम एक वक्त घर आई तो उसने मोहन की देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने किशन को विवाह के लिए मना लिया। उर्मिला मोहन से बोली, क्या हुआ, तुम शहर नहीं गए? क्या बात है, अभी तक यहीं पर हो? मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। ये ना जाने कैसी कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। लगता है यह पागल हो गई है।
फिर नंदिनी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर उर्मिला किशन से कहती है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे मोहन। ये आप क्या कह रही हो? भला सपने में कैसे शादी हो सकती है? मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं रामपुर गांव के जमींदार की पत्नी उर्मिला हूँ। जमींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर लिए और उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी बेटी को लेकर गांव से भगा आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। इस जंगल में रहते हुए हमें काफी समय हो गया, लेकिन किशन पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या करके अपने चहेतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। लेकिन क्या ये बात प्रधान जी को पता नहीं चली? उन्होंने इसकी जांच नहीं की क्या? उसने खुद ही प्रधान जी के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराया ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। लेकिन प्रधान जी के गुप्तचरों ने सब पता लगा लिया, जिससे सारे राज खुल गए। असली हत्यारनी वह नीच औरत ही निकली। अब प्रधान जी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? आपने तो कहा ना, यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आता है। यह सब जब मैं लकड़ियां काट रही थी तब हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे यह शबर देने आया। जमींदार जी लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी है। अब जमींदार जी तो रहे नहीं, जिससे अब पूरी जमीन हमारी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। नंदिनी तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसलिए अब तुम उसके पति हो। आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वह रोज पति बदलना चाहती है। लेकिन इंसान का दिल कहीं न कभी पछतावे से भर जाता है। मेरे पति जमींदार ने भी गलती की थी, मगर शायद मरते वक्त उन्हें गिलानी हुई हो, तभी तो उस नीच औरत से छुपकर बेटी के पास ना रहते हुए भी सारी जमीन नंदिनी के नाम कर गए। अगले दिन किशन उर्मिला और उसकी बेटी नंदिनी के साथ जमींदार की हवेली में चला गया और नंदिनी जमींदारनी बन गई। उसके बाद मोहन अपनी पत्नी और उर्मिला के साथ खुशी खुशी रहने लगा।